आप एसडीएम है, अपने ऑफिस में बैठे हो, जी सर। ठीक है। एक लेडी क्या लड़की है, 26-27 साल की, मैरिड है, न्यूली मैरिड। वो अपने उसके कपड़े फटे हैं, कहीं चोट लगी है, और है वो बदहवास आपके ऑफिस में घुस जाती है, आपके गार्ड के रोकने के बावजूद। और वो कहती है कि मैडम मुझे बचा लो, मेरे ससुराल वाले मुझे मार रहे हैं, या इस तरह से मेरे साथ वो करते हैं बदसलूकी। तो आपने उसको बैठाया, पानी पिलाया। उसके बाद की है सुप्रिया, मुझे बताइए कि उसके बाद आप किस स्टेप वाइज उसकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो मैं उसको कामली बैठा के उसको शांत करने का प्रयास करूंगी, और उसको एक शेल्टर होम के अंदर उसको ले जाके, और उसकी जो भी परेशानी है डॉक्टर वगैरह को दिखा के उसको एक शेल्टर होम में प्रोवाइड करूंगी, शेल्टर होम प्रोवाइड करूंगी, और उसके जो भी माता पिता है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो पहले मैं उसको सुरक्षित करके फिर उसके बाद में सर मैं जांच करूंगी कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ अकर हुई है। अगर उसके आप ससुराल। कर लेंगे जांच सीधे, या किसी को अपने जी सर। अधीनस्थ को करवाएंगे किसी से। सर पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करूंगी, और जो भी वहाँ पे थानाधिकारी होगा, और वहाँ पे एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करवा के और जांच करवाऊंगी सर। बिना एफआईआर नहीं करा सकते। सर करा तो सकते हैं, लेकिन सर लीगल प्रोसेस यही कहता है कि मैं जो भी पीड़ित है उससे एफआईआर करवाऊंगी। नहीं, वो कहती मुझे एफआईआर नहीं करानी है। तो सर मैं उसको समझाऊंगी कि बिना एफआईआर के हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मैं अभी सिर्फ, जैसे मैं आपको एक शेल्टर रूम प्रोवाइड कर सकती हूँ, अगर आपको अच्छा, कौन सी धारा के अंतर्गत आप एफआईआर कराएंगे। सर नहीं कर पा रही, लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मैं उसको बता सकती हूँ कि किस तरीके से उसको न्याय मिल सकता है सर। अब उससे आगे। उसके बाद में सर जो भी एक्शन लिया जाएगा सर, वो मैं उसको समझाऊंगी, और इसमें मेनली ये ध्यान रखा जाएगा कि वो किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई भी प्रेशर क्रिएट ना हो, और कोई भी दबाव मानसिक या शारीरिक उसके ऊपर ना हो। अब चालान हो गया, केस बन गया, पुलिस केस बन गया है, क्या इसके बाद भी आपका फॉलो अप बनता है। मेरा एक नैतिकता के तौर पर मैं उस लेडीज का मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि कैसे क्या अभी कितनी लेडीज का ध्यान रखेंगे आप इस तरह से, तो आपके जीवन। शेल्टर होम्स की तो मैं पता कर सकती हूँ सर। अच्छा, ठीक 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 ठीक। है सर। तो अब आप बताओ, ये बहुत सारी वेलफेयर की, मतलब कल्याण की, सार्वजनिक कल्याण की स्कीमें चलती हैं। जी इनमें सर। आपको कौन सी अच्छी लगी सर? जी सर। सर इसमें मुझे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है सर। क्यों क्यों अच्छी लगी? सर जो भारत भारत सरकार के स्तर पर देखें तो बीमा कवरेज है वो 41% है, और इस योजना के बाद राजस्थान में जो बीमा कवरेज है सर वो 88% हो गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 आया था उसमें ये डाटा आया था, और इसके माध्यम से सर जो ग्रामीण स्तर पर जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिला, और वो आपातकालीन। स्वास्थ्य सेवाएं तो वैसे भी फ्री हैं, सब जगह फ्री है ना। जी। सरकारी अस्पतालों में हर जगह आपको फ्री इलाज और टेस्ट और दवाइयाँ मिल रही हैं। जी सर। फिर सर इसमें इंश्योरेंस कंपनी को और प्रीमियम सरकार क्यों दे रही है? सर फ्री जो निःशुल्क दवा योजना है उसके माध्यम दवाएं फ्री थी और जांच भी फ्री थी। एक कई सर ऐसी जो बीमारियां थी जो पहले इसमें कवर्ड नहीं थी, तो इसमें सर जो निःशुल्क दवा योजना है और जो जांच योजना। तो सरकार उसको फ्री कर दे कि भाई ठीक है भाई, कैसा भी मर्ज हो हम सरकारी अस्पताल में आपका इलाज फ्री करेंगे। जी सर। फिर इंश्योरेंस कंपनी को पैसा क्यों दें हम? सर जो आपातकालीन परिस्थितियों में अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की अगर लाभ लेना हो उस दृष्टि। आपातकालीन जो आपके एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में नहीं है क्या? सर लेकिन इसमें जो भार है अभी वो बहुत ज्यादा है सर, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो दूसरे निजी चिकित्सालय हैं उसको भी इसके अंतर्गत कवर किया वो है। पॉइंट है कि चिरंजीवी से निजी अस्पताल में भी इलाज फ्री मिल रहा है। जी सर। मेन बात तो वो है ना। जी सर। अब आप आए उस पे ना। अच्छा, तो ये आपको स्कीम सबसे अच्छी लगी? ये बताओ, मदरसा क्यों होने चाहिए? क्यों एक अलग एक एजुकेशन सिस्टम, एक अलग रिलीजियस तरीके एजुकेशन क्यों दी जाए? होने ही क्यों चाहिए?
सर जो क्यों सरकार भी उनको पन पाती, कोई अपना प्राइवेट करे वो तो बात अलग है, जी सर, सरकार उनको सहायता भी देती है। जी सर। सर ये जो नीति निर्देशक तत्व है उसके माध्यम से सरकार को निर्देशित किया हुआ है कि वो प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो उस निर्देशों का ध्यान रखते हुए सरकार जो मदरसे हैं वहाँ पर जो शिक्षक हैं आप कौन से जिले से हो? जोधपुर से? जी सर, कौन से गांव से हो? सर जालम नगर गाँव से। कौन सी भाषा बोलते हो वहाँ? सर मारवाड़ी से। कोई स्कूल है ऐसा सर जिसमें मारवाड़ी ही पढ़ाई जाती हो, मारवाड़ी में ही पढ़ते हो? सर मारवाड़ी की नहीं कोई है। ऐसा स्कूल नहीं है सर। ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस क्यों है? सर जो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मारवाड़ी एक उपबोली के तहत आता है सर। तो राजस्थानी भाषा जो है उसका भी कोई स्कूल है क्या? जी सर। कौन सा? सर मेरे गांव के पास ही जुडिया करके एक गांव है, वहां पर राजस्थानी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है सर। नहीं, राजस्थानी एज ए सब्जेक्ट तो हो सकता है, जी सर। पर राजस्थानी भाषा में ही राजस्थान की बातें पढ़ाई जा रही हैं, ऐसा कोई है? ऐसा स्कूल नहीं। अभी तक जाना। आप अजमेर की रहने वाली हैं। जी अजमेर जिले की 4 अच्छी विशेषताएं बता दीजिए जो और जिलों में नहीं है। मैम, अजमेर में जो मुझे पहली विशेषता ये लगती है कि वो त्रिवेणी एक संगम ही कह सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न विभिन्न समुदाय के जो सारे बड़े बड़े जैसे कि नारेली जैन थे, मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह और हिंदू एले पुष्कर। तो ये बात हो गई, नेक्स्ट बताओ। दूसरा मैम, वहाँ पे एक संवैधानिक निकाय उपस्थित है, आरपीएससी जैसा। तीसरा मैम, वहाँ पे अगर देखा जाए तो उद्योगों की दृष्टि से जैसे किशनगढ़ की मार्बल मंडी और हमारे श्री सीमेंट फैक्ट्री काफी मैम फेमस। अच्छा, आपने शब्द पहेली वरना अपनी चॉइस दी है। धरती के पर्यायवाची बताओ। सिरी सॉरी, धरती के पर्यायवाची। धरती के धरती 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 के पृथ्वी के ऐसे मानो। ऐसे धरती के धरा, भू, भूमि। और बस इनसे बढ़ जाती है आपकी पहेली। मैम आसमान के बताओ। आसमान के मैम नभ, आकाश, गगन। आंख के बताओ। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। तालाब के बताओ। सरोवर, सरोवर, जलाशय। सब नहीं। मैम अभी इतने ही याद कर पा रही हूँ। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? मैम न तो संविधान में और ना ही भारत सरकार के किसी कानून में उनको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन भारत सरकार का एक एक्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, उसके माध्यम से भारत सरकार नोटिफाई करती है। क्या है आधार? मैम ऐसे आधारों का उसमें वर्णन नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जिनकी जो जनसंख्या कम हो और जिनकी जो राजनीति, सामाजिक, आर्थिक रूप से जनसंख्या भागीदार, कम का मतलब? जो देश में उनकी पॉपुलेशन कम हो, एक आधार। और दूसरे ऐसा किसी को भी कर देंगे, किसी की पॉपुलेशन कम होगी वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। मैम धार्मिक और भाषाई आधार लिए जाते हैं मुख्यतः। कौन कौन से अल्पसंख्यक हैं? मैम 6 वर्ग आते हैं इसके अंतर्गत। ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी। जनसंख्या के क्रम में बताओ। मैम सबसे ज्यादा मुस्लिम है, उसके बाद सिख है, उसके बाद का क्रम पता नहीं। जैन भी अल्पसंख्यक है? जी मैम। जैन तो हिंदू ही है, अलग क्यों है फिर? मैम इनका जो डेवलपमेंट्स को लेकर और जो इनकी जनसंख्या है उसका आधार लेकर इनको 2014 में नोटिफाई किया था। भाषा ही अल्पसंख्यक नहीं है हिंदुस्तान में? मैम केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक किसी भाषाई वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन जो स्टेट लेवल पे है, कर्नाटक सरकार ने नोटिफाई किया है सर। जो वहाँ जो मलयालम बोलने वाले हैं या जो मराठी बोलने वाले हैं उनको किया। उनको अल्पसंख्यक घोषित किया है। जी। महिलाओं के लिए जो है रिजर्वेशन, जी सर। इसमें विधानसभाओं और लोकसभा में नहीं, जी सर। वो होना चाहिए क्या? सर वो क्यों होना चाहिए? सर उसके पक्ष और विपक्ष हैं सर। अगर पक्ष की बात करें तो पहला तो यही आता है कि जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है वो एक सफल प्रयोग रहा है, वहां पर उनकी भूमिका बढ़ी है।
दूसरा सर, जो भारत की आधी आबादी आती है, उनको एक बड़ा बड़ा मंच मिलना चाहिए अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। और भारतीय जो राजनीतिक अगर इतिहास देखें सर, तो पहली जो लोकसभा थी उसमें केवल 5% महिलाएं प्रतिनिधि थी, और आज भी स्थिति करीब 15% से कम ही है सर। तो विकास हुआ है लेकिन बहुत धीरे हुआ, तो इसके कारण उनको मिलना चाहिए। विपक्ष में सर बात ये की जाती है कि मेरिटोक्रेसी के सिद्धांत के खिलाफ है। मतदाता अपनी पसंद का जो कैंडिडेट चुनना चाहते हैं, अगर वो रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो महिला को ही चुनना पड़ेगा। मतदाता को तो चॉइस ही कहाँ मिलती है, जो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट सामने खड़ा करेगी जी सर। मतदाता तो उसी को वोट देगा, तीसरे को तो वोट दे ही नहीं सकता। जी सर। मतदाता स्वतंत्र होता है सर वोट देने के लिए, वोट तो देने के लिए स्वतंत्र है, पर कैंडिडेट सामने खड़ा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जी जी तो पार्टी ही लाएगी ना। जी सर। अब पार्टी सब पुरुषों को ले आती, महिलाओं को नहीं लाती, तो जी सर। वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सर ऐसा सिस्टम नहीं है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, और राजनीति व्यवस्था में आज भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही है। लेकिन सर जो महिलाओं की लैंगिक समानता की बात आती है, या उस दृष्टिकोण से देखें तो महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए सर, और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आप इसके फेवर में हो? जी सर। शराबबंदी कर देनी चाहिए क्या? यस मैम, शराबबंदी तो नहीं कर सकते, क्योंकि शराब से काफी हमें समाज में काफी देखने को मिलते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आर्थिक हानि है, जो इंडिविजुअल पी रहा है उसके स्वास्थ्य की हानि भी है। लेकिन इसको मेरा पर्सनल मानना है कि ये इंडिविजुअल चॉइस का मामला है, कि अगर आर्टिकल 21 भी हमें चॉइस की स्वतंत्रता देता है, चुनने का अधिकार देता है, तो अगर इंडिविजुअल चाहता है कि, तो अगर जब वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर कोई थ्रेट जब तक नहीं बन रहा है तो इसको बंदी का नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज, ये हमें राज्य को एक राजस्व का भी एक बड़ा आधार प्रदान करता है। अब देखो, राज्य के राजस्व के लिए तो और ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो। मतलब इतनी बड़ी बुराई जब आप एजुकेशन में होते हो, स्कूल में ही सिखाया जाता है शराब बिल्कुल नहीं पीनी, जी फिर आप सरकार में आ जाते हो, फिर कहते हो अब आपको सारा रेवेन्यू इसी से जनरेट करना है। ये तो जी विरोधाभास हो गया नहीं, ना। शराब, जी मैम, शराबबंदी से भी मैम काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे बिहार में शराबबंदी की गई है, गुजरात में शराबबंदी की गई है, तो वहां पर जो अवैध शराब का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है, उसके जो ऑर्गेनाइज क्राइम है शराब को लेकर। राजस्थान मैम अभी राजस्थान में तो कंपैरेटिवली उन उन स्टेट्स के बजाय, मतलब कंपैरेटिवली तो बहुत अच्छी स्थिति है। अपने यहाँ अवैध शराब के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हरियाणा और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, जो मतलब एनसीआर वाला जो क्षेत्र हम जिसको बोल रहे हैं, उस क्षेत्र में जैसे हरियाणा में शराब के जो रेट्स हैं वो कम हैं, और अपने राजस्थान में ज्यादा है, तो इंटर स्टेट जो है वो तस्करी तो होती है इसकी। को ऐसा लगता है कि शराबबंदी नहीं करनी चाहिए। सरकार के राजस्व के मूल स्रोत क्या क्या हैं? जी मैम, मैम सबसे मतलब बड़ा स्रोत तो मैम जीएसटी है। जीएसटी में जो राज्य की जो हिस्सेदारी है। दूसरा मैम जो खनन विभाग से जो लीज दे के जो राजस्व प्राप्त होता है। तीसरा मैम जो ये शराब से जो राजस्व प्राप्त होता है सेल टैक्स के थ्रू। चौथा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगा के पैसा आता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल ये करेंसी। नई चली है, जी सर। ये क्या है और क्यों चलाई गई है? जी सर। सो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको चलाया है। इसका इसका मकसद ये है कि जो हम पेपर करेंसी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके मुद्रीकरण में भी, इसके मुद्रीकरण के लिए भी, इसको मतलब मुद्रित करने के लिए भी गवर्नमेंट को खर्चा पड़ता है, मतलब खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर आता है। तो ना केवल वो कम होगा, बल्कि जो बड़े ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से हो जाएंगे। ये सब चीजें तो डिजिटल बैंकिंग से वैसे भी हो रही हैं। आप डिजिटल बैंकिंग करते हो या नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जिसको कहते हैं, जी सर। तो वो करते हैं तो उसमें भी कोई कैश का लेन देन नहीं होता, एक सेकंड में ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उसके जल्दी हो जाता ज्यादा है। जानकारी नहीं है सर, इतना ना ही। तो आप रुपए को लेते हो ना देते हो, होता है ना। राइट सर। आपने अभी तो इस्तेमाल किया होगा। राइट सर।
कहाँ इस्तेमाल करते हो आप? पेटीएम करते हो? हाँ जी सर, कहाँ? गूगल पे, गूगल पेटीएम, पे करते हो तो कहाँ होता है इस्तेमाल? किसी भी शॉप पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ करेंसी तो नहीं आती नहीं इस्तेमाल? सर, नहीं फिर सर। तो फिर इसकी क्या जरूरत आ गई? सर सॉरी, इसके बारे में ज्यादा इतनी जानकारी बड़ी चीज करने पर तो दारू है। तो मान लो जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यस मैम। अब मान लो तुम एसडीएम लग गए, ठीक है, हाईवे पे जाम लग गया, एक्सीडेंट हो गया, जाम लग गया, अब उसमें तुम्हारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या काम आएगी? मैम हाईवे पे जैसे जाम लगता है तो जो हमारी अप्रोच डेवलप हुई है इंजीनियरिंग के दौरान, जैसे जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट में तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज होगा वो हम करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट में जो हमारी अप्रोच डेवलप हुई है, जो हम एक जो भी मतलब कुछ भी कार्य करने से पहले उसको वेल और ऑर्गेनाइज वे में एक प्लानिंग के साथ में उसकी कार्य योजना बना के डिसीजन लेते हैं, वो मैम जो अप्रोच डेवलप हुई है वो इंजीनियरिंग के दौरान ही डेवलप हुई है। अलवर जिले की स्पेसिफिक कोई 2 प्रॉब्लम ऐसी बताइए जो अन्य जिलों की समस्या नहीं है, अलवर स्पेसिफिक है वो समस्या। मैम एक तो अलवर में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, अलवर में भिवाड़ी शहर है वो मतलब जयपुर से भी ज्यादा? यस मैम, वो ऑल इंडिया में भिवाड़ी पॉल्यूशन में सबसे नंबर 1 होता है। दूसरा है कि जो साइबर क्राइम हो रहा है वो अलवर में जैसे मेवात रीजन है उसमें सबसे ज्यादा होता है। अभी मान लो कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए निकल गए, आप क्या करेंगे सबसे पहले? यस मैम, मैम सबसे पहले तो अकाउंट्स की डिटेल में देखूंगा कि किस अकाउंट से डेबिट हुआ है और मतलब किस खाते से मतलब डेबिट हुआ है, क्या आपके टाइम। कई सारे खाते? सॉरी मैम, मतलब मेरा एक ही खाता है, लेकिन मतलब जो जहाँ से जिस अकाउंट से पैसे निकले हैं मतलब कौन ले रहा है उसका अकाउंट पूरा चेक करेंगे, टाइमिंग करेंगे, किस टाइमिंग पे निकले हैं, और उसकी सब नोट करके या तो मैं हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करूंगा, अगर हेल्पलाइन नंबर पे मेरी मतलब नहीं हो पाता है मेरे से तो मैं जो पास का जो भी साइबर सेल है उसमें मैं जाके और इसकी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी में क्या पावर्स अवेलेबल, क्या क्या पावर्स जिनका इस्तेमाल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है? सर सीआरपीसी में जैसे कि जो धारा 144 है उसका यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा धारा 151 है वो भी यूज कर सकते हैं। बस? सर और भी हैं लेकिन सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों में क्या अंतर है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में हम डिफरेंस की बात करते हैं तो ऐसे जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इंडिया में हम 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी डिवाइसेज होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है सर। दूसरा वोल्टेज के रूप में डिफरेंस लेते हैं तो एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस में फ्रीक्वेंसी कम होती है? यस सर, एज कम्पेयर टू कम मतलब इलेक्ट्रिकल। ये तो इलेक्ट्रिकल में तो 50 हर्ट्ज बताइए आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी होती है? यस सर, सर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 5 हर्ट्ज या फिर 12 हर्ट्ज पे काम करते हैं सर। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ये अचानक कुछ भी हो सकता है। एक नीचा गांव है, ढाणी टाइप है, जिसमें 100, 150, 200 झोपड़ियां और घर हैं। रात का 1:30-2 बजा हुआ है, ठीक है, और अचानक आपको पता चलता है कि जो छोटा बंदा जो है वो टूट गया और बारिश तेज है, रुक नहीं रही है, बिजली का खंभा भी गिर गया है, उससे करंट भी पास हो रहा है और पानी भी नहीं रुक रहा है, बहुत तेजी से बाढ़ के लक्षण पूरे। तो आप ऐसे में रात के 1-1:30 बजे आपकी एसओपी बताइए, आप क्या कैसे काम शुरू करें? 1 2 3 4 इस तरह से बताइए, पहले मैं ये करूंगा फिर ये बताइए। सर जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास के गांव में एक बांध टूट गया है और जो विद्युत के जो पोल वगैरह हैं उनसे भी करंट फ्लो हो रहा है, वो भी टूट गए, तो सर सबसे पहले मैं जो मेरे जो सहयोगी हैं उन सहयोगियों से डिस्कशन। कौन है आपका सबसे निकट सहयोगी ऐसे मामलों में सीधा पहुंचने वाला? यस सर। कौन सा विभाग होता है कोई इस तरह का? कोई सर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होगा उससे मैं मतलब कांटेक्ट करके उसको साथ में लेके, और जो जलदाय विभाग है उसको भी साथ में लेके, और स्थानीय प्रशासन जैसे पटवारी होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, इनके माध्यम से सर और कोई इस तरह का कोई बंद के विभाग नहीं है जिसको आप कहोगे कि आप वो सभी हैं वो?
यस सर। सर इसके एक जो आपदा विभाग होता है, वही मैं कह रहा Yes, हूँ, sir. आपदा प्रबंधन यस सर, हम्म, आपदा प्रबंधन विभाग है, उसकी भी मतलब समन्वय के माध्यम से के भी या उसके सबसे पहले? सबसे पहले सर उसी के माध्यम से करेंगे। हम्म, सबसे पहले उसी को इन्फॉर्म करेंगे, उनको मतलब एक तरीके से फर्स्ट एज पे जो कार्य करेंगे वो आपदा प्रबंधन टीम होगी, वही कार्य करेगी। हम उसके एक तरीके से सहयोगी के रूप में, निरीक्षण के रूप में सर उसका साथ करें। क्या करेंगे बताइए, कैसे कैसे करेंगे? यस सर। सर सबसे पहले जो भी, क्योंकि सर वो हमसे ज्यादा जानते हैं किसी भी आपदा का निस्तारण करने के लिए, तो उनकी जो भी गाइडलाइंस होगी वो हमें मतलब पता करेंगे कि भाई आप किस तरीके इस समस्या का निस्तारण किस प्रकार करेंगे। तो उनको जो भी संसाधन चाहिएंगे, जो भी जुटाने होंगे, वो सर मैं मेरे स्तर से या फिर जो मेरी टीम होगी प्रशासनिक, जिसमें बीडीओ साहब होंगे और तहसीलदार जी होंगे या फिर स्थानीय प्रशासन, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, इनके माध्यम से जो मेरी टीम होगी वो सर उनके मतलब साथ में रहेगी एक तरीके से। प्रोडक्शन में और जनरेशन में क्या फर्क है? जनरेट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूस करते हैं? बिजली को प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या, या जनरेट किया जा सकता है? 3 टर्म्स हैं, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है जनरेशन। तो आप जनरेट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे बिजली? सर हम जनरेट करेंगे। आपने प्रोडक्शन यूज किया है हर जगह इससे पहले, वो गलत था या ये गलत है? सर इसमें कंफ्यूजन। ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट की 3 स्कीम बता दीजिए गवर्नमेंट की। जी सबसे प्रमुख जैसे मिड डे मील योजनाएं हैं स्वास्थ्य के लिए, और अभी निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना बच्चों के लिए चल रही है, और उड़ान योजना के तहत बच्चों को सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जा रहे हैं। अगर जयपुर से हटा के राजस्थान में किसी एक जिले को राजधानी बनाना चाहे, किस जिले को बना सकते? जी मैम, जो भी राजधानी बनने के जो मापदंड है, उसको अगर जो जिला फॉलो करता है कि भाई सारे मानदंड पूरे आप तो करता है। मानदंड छोड़ दो, आपको तो कह दें कि आप तो एक जिला पिक कर लो बस। जी मैम, अगर मुझे चुनने का मौका दिया जाए तो मैं अपने जो जिला है, गृह जिला, में उसको चुनना चाहूंगी, क्योंकि ये राजस्थान के लगभग मध्य में स्थित है और पहले भी ये केंद्र शासित प्रदेश रह चुका है और काफी सारी संभावना भी है मैम। और इसके अलावा भी अगर जैसे काफी जिले हैं, अगर उनसे भी ऐसी कोई मांग उठती है कि बनाया जाए, और अगर वो उस मांग को फॉलो करते हैं तो किसी और जिले तो को बनाया उनको जा भी सकता बना है। दिया जाए नहीं, और किसी इसको भी बना दिया जाए। बस फिर सर, सॉरी मैम, प्राथमिकता से अगर बनाने का मौका मिले तो मैं तो अजमेर जिले को चुनूंगी मैम। हम डीएनए टेस्ट ही क्यों कराते हैं, आरएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं? डीएनए सर, सभी मनुष्य का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, जो सभी का यूनिक होता है। डीएनए में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आप बता रहे हो? कॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों, जीन्स नहीं होते? जीन्स भी होते हैं सर, और? लेकिन जो अलग प्रत्येक, जैसे अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तो प्रत्येक मनुष्य के एक अलग अलग डीएनए होता है सर, सबके अंदर प्रतिकृति जो उनका गुण होता है वो सबके अंदर अलग अलग होता है। इस वजह से सर डीएनए की ही मतलब फिंगरप्रिंट की जाती है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का हेयर का हिस्सा भी मिल गया तो उससे भी हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब डीएनए जो है वो किसी लिविंग सेल्स में पाया जाता है या किसी डेड सेल्स या नॉन लिविंग सेल्स में भी हो सकता है? डेड सेल्स के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जैसे काफी हमें जीवाश्म से मिलते हैं, हजारों साल पुराने, फिर भी हम उनके डीएनए से अपन जांच करके कर सकते हैं कि कौन से जीव का रहा होगा सर। ये ऑब्वियसली इसके अंदर भी होते हैं, डेड सेल के अंदर भी। सर जो है, सर आए हैं दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली, यस ठीक है, और राजस्थान गवर्नमेंट के गेस्ट हैं, आप प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, आप एसडीएम, आपसे कहा गया है कि साहब को जयपुर घुमा के लाओ, और साहब की जो शाम को फ्लाइट है यस सर 4 बजे 4:30 बजे, ठीक है, यस सर। और 10 बजे हैं सुबह के। आप बताइए कि आप कहाँ से शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे सर को घुमाने के लिए? सर मैं पहले उनका पसंद पूछना चाहूँगा कि उनको क्या देखना पसंद करेंगे। जैसे जयपुर में सर कुछ कल्चरल जगह भी है, कुछ हेरिटेज जगह भी है और कुछ पर्यावरणीय जगह भी है, कुछ बाजार भी है। लेकिन ओवरऑल जयपुर में अगर मुझे मौका मिले मेरे हिसाब से प्लान करने का, तो मैं सबसे पहले सर जल महल से स्टार्ट करूँगा,
जल महल के रास्ते होते हुए सर जयगढ़ नाहरगढ़ देखा जा सकता है, और फिर आमेर आमेर के महल से होते हुए वापस ठीक। तो पुलिस की छवि खराब क्यों है? मैम इसके कई कारण हैं, कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, कुछ वर्तमान में भी इसके कारण। ऐतिहासिक कहते हैं औपनिवेशिक जब हम कॉलोनी थी तभी से पुलिस का काम एक रेगुलेटरी और उपनिवेशी कंपनियों के पक्ष का कार्य करने का मुख्य काम था, जो उसकी छवि कहीं कहीं वर्तमान में आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मीडिया में पुलिस की और फिल्मों में पुलिस की नेगेटिव छवि बताई जाती है। इसके साथ ही साथ कुछ व्यावहारिक एक्सपीरियंस भी पब्लिक के ऐसे रहते हैं जहाँ पुलिस का बर्ताव उनके साथ उनकी नज़र में अनुकूल नहीं होता। कुछ कारण ऐसे भी हैं कि पुलिस का काम ही रोक टोक करना है, तो वो पब्लिक को कहीं ना कहीं पसंद नहीं बट आता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, आपका ये कहना है? मैम कुछ हद तक ऐसे भी केसेज हैं प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं, बाकी जितना प्रचारित किया जाता है उतनी छवि खराब है नहीं मैम।